वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम सेशन नंबर 7 में जो हमारा मार्केट अप्रोच टू वैल्यूएशन है, इसके अंदर हम एक और वैल्यूएशन टेक्निक सीखेंगे जो कि हाइपोथेटिकल बिल्डिंग मेथड कहलाती है। अभी भी एग्जाम सिलेबस के अंदर ये लिखा नहीं हुआ है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है बिकॉज इट इज काइंड ऑफ सबसेट ऑफ हाइपोथेटिकल प्लॉटिंग मेथड। तो जो हमने पिछले सेशन में हाइपोथेटिकल प्लॉटिंग मेथड सीखा था, ये उसी का एक किस्म से डिफरेंट टाइप का वर्जन है। वो लिखा नहीं है, लेकिन एग्जाम में इस मैटर के ऊपर भी केस स्टडी कभी कभी आती है। और सिंस वो लिखा नहीं है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ते नहीं है और ये केस स्टडी स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। तो आज हम सीखेंगे इसको। तो मैं वही हमेशा रिपीट करता हूँ कि अगर आपने पिछला वाला सिलेबस नहीं कवर किया है और आप इस पे जंप कर रहे हैं तो आप मत करिए प्लीज। सारा सिलेबस पिछला कवर करके तब इस सेशन पे आइए, अदरवाइज आपके लिए आज का सेशन क्लियर नहीं होगा और आप कुछ समझ नहीं पाएंगे इसमें। तो चलिए समय को खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सिलेबस है, देखिए इसमें से काफी हद तक हमने कवर कर लिया है। टाइप्स ऑफ मार्केट, ये सारा जो पॉइंट्स है, सेल इंस्टेंसेस, हेडोनिक मॉडल, ये हाइपोथेटिकल प्लॉटिंग की स्कीम पे भी चल रहा है हमारा। रेजिडुअल टेक्निक हम कर चुके हैं और आने वाले कुछ सेशंस के अंदर हम जॉइंट वेंचर के ऊपर हम फोकस करेंगे और उसमें मल्टीपल केस स्टडीज और एग्जांपल भी सीखेंगे, क्योंकि जॉइंट वेंचर वाला जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और उसमें से ऑलमोस्ट 100% समझिए कुछ ना कुछ एग्जाम्पल या फिर केस स्टडी कुछ ना कुछ तो आएगा। देखिए हाइपोथेटिकल बिल्डिंग मेथड जो है वो काइंड ऑफ प्लॉटिंग वाला ही है, लेकिन हाइपोथेटिकल प्लॉटिंग जो स्कीम थी या मेथड था, हमने कब लगाया था कि एक बड़ा प्लॉट है हमारे पास और उसका वैल्यूएशन करना है, लेकिन उस बड़े प्लॉट के लिए कंपेरेबल हमारे पास सेल्स इंस्टेंसेस नहीं है। तो हमने बड़े प्लॉट को छोटे छोटे प्लॉट्स के अंदर डिवाइड करके, क्योंकि हमारे पास छोटे प्लॉट्स के सेल इंस्टेंसेस थे, तो उसको हमने डिवाइड करके उसकी वैल्यूएशन की थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए एक बड़ा पीस ऑफ लैंड है और आपके पास उस कंपेरेबल पीस ऑफ लैंड की सेल इंस्टेंसेस नहीं है, और इवन की स्मॉल पीस ऑफ लैंड के भी सेल इंस्टेंसेस वहां पे नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे हाईली डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, जहाँ पर ओपन प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है और एक टुकड़ा बचा हुआ है जमीन का, जो आसपास कोई प्रॉपर्टी बिकी नहीं है जमीन की। तो अब उस केस में हाइपोथेटिकल प्लॉटिंग स्कीम जो है या हाइपोथेटिकल प्लॉटिंग मेथड जो है वो नहीं चलेगा। तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन बचती हैं। तो ये मेथड वहां पर काम आएगा एज ए वैल्यूअर और एग्जाम के अंदर भी। तो पहला सिनेरियो क्या हो सकता है, सिचुएशन नंबर एक क्या हो सकती है, इन केस सेल डाटा पर्टेनिंग टू कंपेरेबल साइज प्लॉट्स एंड इवन स्मॉलर प्लॉट इज नॉट अवेलेबल। तो बड़े प्लॉट की वैल्यूएशन करनी है, तो उस तरह के कंपेरेबल अवेलेबल नहीं है और छोटे प्लॉट का भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हमारे पास उस एरिया में बिल्टअप यूनिट्स के साइज अवेलेबल हैं। कुछ हमारे पास सेल्स के पॉइंट्स अवेलेबल हैं, सेल इंस्टेंसेस अवेलेबल हैं कि उस एरिया में कुछ बिल्टअप यूनिट्स या डवेलिंग यूनिट्स या घर बने हुए प्रॉपर्टीज, बने हुए घर वहां पर बिके हैं। वो सेल इंस्टेंसेस है हमारे पास, लेकिन लैंड के नहीं है, छोटे पीस लैंड के। तो इस सिचुएशन में हाइपोथेटिकल बिल्डिंग मेथड से हम इसको कर सकते हैं। अभी इसी सिचुएशन के ऊपर हम एक केस स्टडी भी आगे करेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और सिचुएशन नंबर 2 क्या हो सकती है कि आपके पास वही बड़े साइज का प्लॉट के इंस्टेंसेस नहीं है, छोटे प्लॉट के इंस्टेंस भी नहीं है, लेकिन जो डेवलपर है वो वहां पर दुकानें या घर बना के या ऑफिस बना के उसको किराए पे डालने के लिए उसका इंटेंशन है। तो बिल्डर बेसिकली डेवलपर जो है वहां पे तो कुछ बनाएगा, दुकान या कुछ भी बनाएगा, घर दुकान ऑफिस बनाएगा और उसको किराए पे देगा। तो जो इनकम अप्रोच हमने किया हुआ है वो वाला बेसिकली टेक्निक यहाँ पे लगेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि पिछला वाला पढ़ के आइए, क्योंकि अगर आपने इनकम अप्रोच पढ़ा, पिछला नहीं पढ़ रखा है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप ये आज का सेशन क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए सिचुएशन नंबर 1 का एक केस स्टडी देखते हैं और उसको समझते हैं। देखिए अब इसके अंदर इसको हम सीधा एग्जांपल के रूप में समझेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे तभी समझ में आएगा हमको। तो एक एग्जांपल के रूप में या केस स्टडी के रूप में समझते हैं इसको। अ डेवलपर डिजायर्स टू परचेज अ प्रॉपर्टी बाय एंटरिंग इन एन एग्रीमेंट टू सेल टुगेदर विद irrevocable power of attorney to get the plans duly approved and enter into an agreement to sell flats. अदर डिटेल्स आर एज अंडर। तो बेसिकली जो डेवलपर है उसने एक प्रॉपर्टी परचेज करने की इच्छा जाहिर करी है और उसने एग्रीमेंट टू सेल कर लिया है और इररिवोकेबल पावर ऑफ अटॉर्नी उसने साइन करके उसने उसके प्लान्स अप्रूव करवा लिए हैं और वो फ्लैट बना के बेचेगा।
एरिया ऑफ द प्लॉट इज 1800 स्क्वायर मीटर। तो प्लॉट का जो साइज है वो 1800 स्क्वायर मीटर है, दे दिया क्वेश्चन के अंदर। ओल्ड टेनेंटेड बिल्डिंग of ground floor exists in the plot and it has 500 square meter built up floor area, total rent is 2500 per month। तो उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर, प्लॉट के ऊपर एक पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है जिसके अंदर ग्राउंड फ्लोर है, सिर्फ एक सिंगल फ्लोर बना हुआ है। अभी मल्टी स्टोरी बनाएगा उसके अंदर बिल्डर। और उसके अंदर जो बिल्टअप एरिया है आज की डेट में 500 स्क्वायर मीटर का बना हुआ, बाकी सारा स्पेस खाली है। और उस बिल्डिंग में से जो किराया आ रहा है वो 2500 पर महीना उसके अंदर से आ रहा है। एफएसआई ऑफ द जोन, एफएसआई कितना परमिसिबल है उसके अंदर, वो 1 है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग इज 8500 स्क्वायर मीटर। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का आपको पर स्क्वायर मीटर का रेट दे दिया है यहाँ पे। प्रेजेंट सेल प्राइस ऑफ फ्लैट इन द लोकेलिटी इज 50,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो जो यहाँ पे फ्लैट बन के अगर बेचेगा बिल्डर, डेवलपर, तो उसको 50,000 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसको भाव मिलने वाला है। एक्सपेक्टेड डेवलपर प्रॉफिट इज 15% ऑन सेल वैल्यू। तो डेवलपर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट इज 15%, 15% का मुनाफा चाहिए उसको, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। इंटरेस्ट कितना है, 12%। जो कैपिटल लगेगी उसमें बिल्डर की, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो है 12% ऑन 50% ऑफ द सेल वैल्यू फॉर 1.5 ईयर पीरियड। तो बेसिकली इसमें फर्दर अजम्पशन दे दिए कि 50% जो सेल वैल्यू आएगी उसके ऊपर कैपिटल पकड़नी है आपने, और उस पर 12% का इंटरेस्ट लगेगा, और जो पीरियड है वो डेढ़ साल का है। एज्यूम सेटलमेंट पीरियड विद टेनेंट एंड कंप्लीट डेवलपमेंट एट लीस्ट 2 years एंड लीगल कॉस्ट एट 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसमें सेटलमेंट पीरियड जो टेनेंट के साथ है, क्योंकि किराएदार को आपको खाली कराना पड़ेगा उससे पहले, डेवलपर को खाली करा के उसको डेवलप भी करना है, तो सारा प्रोसेस एक टाइम लगेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि आपने जमीन ले ली और एकदम से बन जाएगा। किराएदार को मनाना पड़ेगा, फिर वो खाली करेगा, फिर वो उसको डिमोलिश करेंगे या फिर उसको बनाएंगे। तो पूरे प्रोसेस में 2 साल का समय लगेगा आपको। लीगल कॉस्ट जो है, कुछ टेनेंट्स मना करेंगे उसको लीगल कॉस्ट खाली करने के लिए, और भी लीगल खर्चे हैं, तो 1 लाख रुपए का लीगल इनिशियल एक्सपेंसेस है आपका इसमें। और स्क्रैप वैल्यू जो है वो 500 रुपए पर स्क्वायर मीटर है। अब देखिए यहाँ पर हमने स्क्रैप वैल्यू यूज की है, सैल्वेज वैल्यू यूज नहीं करी। तो आप, हम जो डिफरेंस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं स्क्रैप वैल्यू और सैल्वेज वैल्यू में, तो कहीं हम सैल्वेज वैल्यू यूज करेंगे, कहीं स्क्रैप वैल्यू यूज करेंगे। तो इसको भी हम जरा अपने कॉन्सेप्ट को रिब्रश करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी सेशन नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, वैल्यूएशन ऑफ रियल एस्टेट के अंदर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप एक ऑर्डर में पढ़िए, तभी आप इस एग्जाम को पास कर पाएंगे। क्योंकि आपने स्क्रैप वैल्यू अगर क्लियर नहीं होगा तो आप केस स्टडी कर ही नहीं पाएंगे, आपको पता ही नहीं डिफरेंस क्या है दोनों में। एडवाइस फेयर प्राइस ऑफ द लैंड परचेज टू बी ऑफर टू द वेंडर। तो अब इसमें एज ए वैल्यूअर आपको बताना है कि फेयर मार्केट प्राइस, फेयर मार्केट वैल्यू या फेयर प्राइस जो लैंड परचेज करना है बिल्डर को, उसकी कितनी होनी चाहिए। इट इज एज्यूम्ड दैट द बिल्डर विल गेट प्लान्स ड्यूली अप्रूव्ड एंड स्टार्ट सेलिंग फ्लैट्स ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूव्ड प्लान विदाउट वेटिंग फॉर टेनेंट बीइंग एविक्टेड। तो इसमें देखिए एक असम्पशन और दे दी केस स्टडी के अंदर, कि जो बिल्डर है वो जैसे ही नक्शे पास कराएगा उसको बेचना शुरू कर देगा, सॉफ्ट लॉन्च कर देगा और वो बेचना शुरू कर देगा, और उसको किराएदार खाली कराने की जरूरत नहीं है। तो आपको जो टाइमिंग पकड़नी है इसके अंदर, वो ये है कि जिस दिन मेरे नक्शे पास हुए उस दिन से मैं सेल करनी शुरू कर दूंगा, मेरे पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे बिल्डर के पास। तो हमें उसके हिसाब से इसमें कैलकुलेशन करनी है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है अभी ये केस स्टडी, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसान बन जाएगा। देखिए पहला स्टेप क्या है, टोटल बिल्ट अप एरिया अंडर हाइपोथेटिकल बिल्डिंग स्कीम इज 1800 और टेनेंट री हाउसिंग विल टेक 500 स्क्वायर मीटर। तो अब 1800, क्योंकि लैंड का जो एरिया था वो था 1800 स्क्वायर मीटर, एफएसआई कितना अलाउड है 1। तो उसमें जो नया बिल्टअप एरिया बनेगा वो बनेगा 1800 स्क्वायर मीटर का। ठीक है, क्योंकि 500 स्क्वायर मीटर ऑलरेडी टेनेंट्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो जो बिल्टअप एरिया, जो इसमें बेसिकली एक्स्ट्रा बिल्टअप एरिया कितना बनेगा, 1800 स्क्वायर मीटर माइनस 500 स्क्वायर मीटर, तो 1300 स्क्वायर मीटर का एडिशनल बिल्टअप एरिया बनेगा, जो कि हमें हाइपोथेटिकल बिल्डिंग स्कीम की कैलकुलेशन के हिसाब से वर्किंग करनी है। तो उतने ही एरिया को बेच पाएगा वो, क्योंकि टेनेंट को तो दोबारा डालना पड़ेगा आपको, उसको टेनेंट को दोबारा स्पेस देना पड़ेगा। तो वो एरिया भी नहीं बेच पाएगा वो, तो 500 स्क्वायर मीटर टेनेंट वापस ले लेंगे जब वो बन जाएगा, राइट। उसके बाद प्रेजेंट सेल प्राइस ऑफ द फ्लैट इज 50,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो अगर 50,000 रुपए स्क्वायर मीटर के भाव से वो बेच रहा है, तो जो नेट रियलाइजेबल सेल वैल्यू उसकी आएगी वो कितनी आएगी, 1300 स्क्वायर मीटर
मल्टीप्लाई बाय 50,000, तो 6.5 करोड़ रुपए उसको बिल्डर को मिलने वाले हैं यहाँ से। टोटल जो पैसा मिलेगा वो 6.5 करोड़ की ग्रॉस रिसिप्ट इसको मिल गई। स्टेप 3 क्या है? Since developer shall start selling flats immediately after getting plan approval, and there is tenant settlement period of 2 years and development period of 2 years period. Since builder, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बिल्डर है वो तुरंत बेचना शुरू कर देगा और 2 साल लगेंगे टेनेंट से सेटलमेंट करने के लिए और 2 साल लगेंगे डेवलपमेंट पीरियड करने के लिए। तो अब इसमें क्या है, सिंस बिल्डर हैज borrowed 15% of the sale value for 1.5 years, minimum return which the builder would expect is 12%। ठीक है, तो 12% का उसमें इंटरेस्ट कॉस्ट आएगा। दस कैपिटलाइजेशन सेल्स प्रोसीड फॉर 1 year which is half of the realization period of the 2 years. In this case, present value of net realizable sale value is ये आएगी आपकी। तो बेसिकली अब इसको ऐसे समझिए आप कि 6 करोड़ 50 लाख रुपए जो बिल्डर को आना है, वो जो फ्लैट बेचेगा बना के उसके अंदर, तो एक दिन तो बिकेंगे नहीं, वो धीरे-धीरे बिकेंगे उसके। तो 2 साल के अंदर वो उसको पूरा सेटलमेंट करेगा। 2 साल के अंदर उसको पूरा माल बिकना है वो। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। देखिए 2 साल का है ना, तो उसको एवरेज कर देंगे अगर 1 साल। 1 साल जो है 1 साल के अंदर पैसा आएगा एवरेज उसको। कुछ पैसा पहले दिन आएगा, कुछ पैसा आखिरी दिन आएगा, तो एवरेज 1 साल का पीरियड उसको लगेगा। तो उसको हम जो 6.5 करोड़ का पैसा सिंस 2 साल के ऊपर स्प्रेड होके आएगा, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम एवरेज पीरियड से उसको डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन रेट जो फॉर्मूला है उससे कैपिटलाइज कर देंगे। तो 650 डिवाइड बाय 1 प्लस रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन जो 12% का है उसमें जो बिल्डर के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे कैपिटलाइज करेंगे उसको। तो ये वैल्यू आपकी उसके अंदर 5 करोड़ 5.79 करोड़ या 5.80 करोड़ 5 करोड़ 80 लाख रुपए अप्रोक्सीमेटली उसमें वैल्यू आ गई, प्रेजेंट वैल्यू यूजिंग डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन मेथड, assuming 1 year of average collection period। फिर अगला स्टेप नंबर 4 क्या है? हमें टोटल कैलकुलेट टोटल एक्सपेंसेस एंड आउटगोइंग्स ड्यूरिंग 2 इयर्स। तो अब 2 साल में ये पूरा डेवलपमेंट होने वाला है। 2 साल में पैसे आएँगे और 2 साल के अंदर ही पूरा डेवलपमेंट होगा उस प्रोजेक्ट का। तो 2 साल के अंदर क्या, बिल्डिंग कॉस्ट ऑफ 1800 स्क्वायर मीटर, उसने बोल दिया कि जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट थी वो 8500 स्क्वायर मीटर है। देखिए यहाँ पर हमने 1800 लिया, पीछे हमने 1300 लिया था, बिकॉज़ बिल्डर बनाएगा 1800 स्क्वायर मीटर लेकिन बेचेगा 1300 स्क्वायर मीटर, तो 500 स्क्वायर मीटर किराएदार को देगा वो। ये एग्रीमेंट का पार्ट होता है इस तरह का सिस्टम के अंदर, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, तो वो देगा, राइट। तो ये अब 1800 स्क्वायर मीटर मल्टीप्लाई बाय 8,500 रुपए स्क्वायर मीटर, तो टोटल जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गई वो आ गई 1,53,00,000 रुपए। उसके बाद डेवलपर का प्रॉफिट कितना है? डेवलपर का प्रॉफिट किस पे होगा? जो उसकी सेल प्रोसीड है उसका मुनाफे के ऊपर। तो 15% का मुनाफा चाहिए उसको। तो यहाँ पर देखिए 6 करोड़ 50 लाख का ग्रॉस रिसिप्ट था उसका। तो वहाँ पर हमें प्रेजेंट वैल्यू नहीं पकड़नी, वहाँ पे हमें पकड़नी है ग्रॉस रिसिप्ट। जब हम मुनाफे की बात करेंगे, वहाँ पकड़ना है ग्रॉस रिसिप्ट, ये ध्यान रखना है आपने। तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं पकड़ेंगे इसके अंदर। तो 15% अगर पकड़ेंगे 6.5 करोड़ का, तो बनता है 97,50,000 रुपए। उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट 50,000 रुपए, 12% की कॉस्ट है। और उसमें क्या बोला है, 50% ऑफ सेल वैल्यू फॉर 1.5 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन में assumptions दे रखी हैं। तो 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से 6.5 करोड़ का 50% कितना बनता है? 3 करोड़ 25 लाख रुपए, और 1.5 साल का उसमें एवरेज पीरियड है जो उसने इंटरेस्ट, जो उसने लोन लिया है। ये लोन की टर्म्स कंडीशंस है। तो 58,50,000 रुपए का उसका इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया। लीगल एक्सपेंसेस लमसम दे दी 1 लाख रुपए। तो टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? इन सबको जोड़ेंगे जब, तो 3 करोड़ 10 लाख रुपए आपका टोटल एक्सपेंसेस हो गए इसके अंदर। अब उसके बाद इन एक्सपेंसेस का प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि ये एक्सपेंसेस जो है ओवर पीरियड ऑफ 2 इयर्स होंगे यहाँ पे खर्चे। 2 साल का जो एस्टिमेटेड वो है पीरियड है प्रोजेक्ट का। तो अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, वो निकालेंगे फिर से 12% में निकालेंगे। तो 3 करोड़ 10 लाख रुपए डिवाइड बाय 1 प्लस 12% रेज़ टू पावर 1, तो 2 करोड़ 76 लाख 2 करोड़ 76 लाख रुपए 52,000 रुपए, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई टोटल खर्चों की। तो पिछली स्लाइड में हमने स्टेप नंबर 3 में क्या निकाला था? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो हमारी इनकम है। यहाँ पे क्या निकाला? प्रेजेंट वैल्यू जो जो हमारे खर्चे हैं। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट नेट इनकम ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो नेट इनकम हमने निकाली थी 650 का कैपिटलाइज करके, और जो नेट खर्चे निकाले 310 से कैपिटलाइज करके, तो उसको डिफरेंस निकालेंगे। तो ये आपका ये आएगा 3 करोड़ 3,28,000 रुपए। ये आ गया नेट इनकम इन दी प्रोजेक्ट। अब देखिए इसमें स्क्रैप वैल्यू दे रखा है। स्टेप नंबर 6 में क्या है कि स्क्रैप वैल्यू दे रखा है 600 रुपए पर स्क्वायर मीटर।
एंड एरिया ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इज 500 रुपए स्क्वायर मीटर। तो बिल्डर को जो है इसमें एक स्क्रैप वैल्यू आएगी, क्योंकि ओल्ड स्ट्रक्चर बिकेगा। तो स्क्रैप वैल्यू में क्या था कि जो कूड़ा मतलब कबाड़ी को बेचेगा माल, तो कबाड़ी को बेचने के उसको 600 रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से 500 रुपए से 500 स्क्वायर मीटर का एरिया था, 3 लाख रुपए की इनकम यहाँ से इसको आनी है। ये आज ही आएगी बेसिकली, काइंड ऑफ इसको हमने डिस्काउंट नहीं करना है। तो जो नेट इनकम आएगी, तो हमने जो ये नेट इनकम 3 करोड़ 3 लाख 28 हजार रुपए यहाँ पे आ गए थे, 3 लाख रुपए की स्क्रैप वैल्यू है। तो टोटल जो इनकम आएगी प्रोजेक्ट से वो 3 लाख 60 हजार 3 करोड़ 6 लाख 28 हजार रुपए इसमें आ गई। अब इसके अंदर क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ जो लैंड की मार्केट वैल्यू आएगी वो आएगी 3 करोड़ 6 लाख 28 हजार रुपए। तो पहला आंसर तो ये हो गया। और अगर लैंड रेट निकालना है तो इस वैल्यू को कर दीजिए डिवाइड बाय टोटल लैंड एरिया, जो कि है 1800 स्क्वायर मीटर। तो लैंड का रेट कितना आ गया, 17,015 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा सारा यहाँ तक। तो अब सिचुएशन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा सिचुएशन नंबर 1 था, सिमिलर पैटर्न पे ही सिचुएशन नंबर 2 है। तो इसका हम केस स्टडी नहीं करेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। तो ये सिंप्लीफाइड है, इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। वेयर बिल्डर टेंड टू लेट आउट प्रॉपर्टी, फॉलोइंग स्टेप्स टू बी फॉलोड। पहला स्टेप क्या है, प्रिपेयर सुटेबल बिल्डिंग स्कीम फॉर द प्लॉट। जैसे हमने हाइपोथेटिकल प्लॉटिंग स्कीम में हमने प्लॉट्स की स्कीम बनाई थी, वो बनाना है आपको पहले कि कितने प्लॉट्स अलाउड है, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लॉट कितने अलाउड है एज पर बाय लॉज। उसके बाद कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल प्रोजेक्ट एक्सपेंडिचर्स लाइक कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स, सैनिटाइजेशन, वाटर सप्लाई, अलॉन्ग विद इंटरेस्ट कॉस्ट, बिल्डर प्रॉफिट, लीगल एक्सपेंसेस। तो जो भी प्रोजेक्ट के खर्चे हैं उसका आप निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन मेथड से, जैसे हमने पिछले वाली केस स्टडी में निकाला था अभी सिनेरियो नंबर 1 के अंदर। एस्टिमेट एरिया ऑफ द बिल्डिंग दैट कैन बी लेट आउट एंड लाइकली एनुअल रेंटल इनकम ऑफ द बिल्डिंग। तो उसमें से कितना एरिया आप किराए पे दे सकते हैं। जैसे कि पिछले केस में अगर हम बात करें, अपन 1300 स्क्वायर फीट का 1300 स्क्वायर मीटर का एरिया आप किराए पे दे सकते थे अगर इस मेथड से निकालते हैं उसको। और उसकी एनुअल रेंटल कितनी आने वाली है, क्योंकि बेचना तो है नहीं उसने बिल्डर ने, तो किराए की इनकम कितनी आएगी वो निकाल लीजिए। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यूजिंग रेंटल मेथड ऑफ इनकम अप्रोच। तो जो उससे कैश फ्लो आना है, उस कैश फ्लो को आप रेंटल इनकम, जो हमने इनकम अप्रोच में हमने मेथड सीखा था कि फ्यूचर कैश फ्लो अगर आता है आपके पास, परपेचुअल है या फिर कुछ सर्टेन पीरियड के लिए है, उसको आप ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके उसका निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू। तो वो निकल गई वैल्यू आपकी। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मार्केट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो अब इसमें स्टेप नंबर 4 में जो हमने मार्केट वैल्यू निकाली है यहाँ पे, उसका निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू रेंटल का। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लैंड विच इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर। तो जो वैल्यू आपको स्टेप नंबर 5 में आई, उसमें से हम ये स्टेप नंबर 3 के जो एक्सपेंडिचर थे, सॉरी स्टेप नंबर 2 में जो हमारा एक्सपेंडिचर है इसको माइनस कर देंगे, तो हमारी वैल्यू की लैंड की टोटल मार्केट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी प्रॉपर्टी की, लैंड की वैल्यू। अब इसमें आप वही जैसे पिछले सीन में हमने स्क्रैप वैल्यू ऐड करी थी, अगर कोई स्ट्रक्चर है उसका स्क्रैप वैल्यू कुछ है तो वो उसको लैंड वैल्यू में ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे लैंड एरिया से, तो हमारा पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फीट उसमें लैंड के रेट आ जाएंगे। तो धन्यवाद आपको, आपका बहुत बहुत आज का सेशन देखने के लिए। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो ये टेक्निक आपको बहुत सारे टीचर नहीं समझाएंगे और इसमें से केस स्टडी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए और कुछ कमेंट करना चाहे कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट वीडियो की। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।